हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट वर्स फैक्ट्री वाला। तो जस्ट इमेजिन करो, एक इनविजिबल सा बैरियर है जिसने पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को कवर कर लिया है। मतलब इसके ना कोई अंदर आ सकता है या फिर ना कोई बाहर जा सकता है। और अगर कोई गलती से भी इस बैरियर के अंदर आना चाहा तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसे में ऑब्वियसली तो बैरियर के अंदर फंसे लोगों का बाकी दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाएगा और अल्टीमेटली होगा ये, बैरियर के अंदर रहने वाले लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना मिलने के कारण एक प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीने लगेंगे। और वहीं बाहर की दुनिया टेक्नोलॉजी से हमेशा एडवांस होती रहेगी। यानी इस इनविजिबल अंदर और बाहर के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, देने लगेगा। अब आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अनरियल कॉन्सेप्ट पे बात की जा रही है, इसका तो कोई रियलिटी से कनेक्शन ही नहीं है। तो गाइस, आपको भले ही ये नैरियो अनरियल लग रहा हो, लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट दिस। रियलिटी में एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसने इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स को सेपरेट करके रखा है। नाउ आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस, जस्ट टेक अ लुक एट दिस। इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों आइलैंड बस 35 किलोमीटर के फ़र्क में हैं कि दूरी पर होने के बावजूद भी। और इन दोनों के आइलैंड्स के जो बीच के जो एनिमल्स हैं वो दोनों के काफ़ी अलग हैं। अब चलो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का तो बात अलग है, उनका तो फिर भी समझ आ जाता है, लेकिन वो बीच में मौजूद पानी के कारण ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए उनका समझ आता है। पर ताजुब की बात यह है कि बर्ड्स और एक्वेटिक एनिमल्स में भी डिफरेंट है और इस इनविंसिबल बैरियर को इनके बर्ड्स भी क्रॉस नहीं कर सकते। सो ऑन एंड ऑल, ये दोनों ही आइलैंड्स अपने देश में अलग अलग 2 दुनियाएं हैं, जिसे बाय द वे एक साधारण से इंसेक्ट कलेक्ट करने वाले एक अनएजुकेटेड अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने डिस्कवर किया था। मिस्टर वॉलेस बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जो चार्ल्स डार्विन के लेवल पर पहुंच गए। वॉलेस का जन्म 8 जनवरी 1823 में इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। वो एक गरीब घर से बिलोंग करते थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उनको पढ़ लिख कर एक करोड़ों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपने साथ अपने परिवार की हालत भी बदलनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पैसे ना होने की वजह से वॉलेस को 6 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। पर इस इंसिडेंट से और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के लाइब्रेरी का सहारा लिया, क्योंकि अब वॉलेस के पिता एक सर्वेयर थे, यानी कि अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके उनके मैप्स को बनाते थे और उसके साथ एक स्किल्ड गार्डनर भी थे। इसीलिए उनकी लाइब्रेरी में ढेरों सारे मैप्स और गार्डनिंग की बुक्स भी थी। और इन्हीं किताबों ने वॉलेस को नेचर और बायोलॉजी को देखने का नज़रिया दे दिया था, एक अलग पर्सपेक्टिव। इस वजह से वॉलेस ने नेचुरल हिस्ट्री और प्रकृति की तमाम चीज़ें जैसे इवॉल्व होती हैं इसमें रुचि ले ली थी। लेकिन फिर एक बार फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर होने की वजह से उन्हें अपनी रुचियों को नज़रअंदाज करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपना मन मारकर उन्हें अपने पिताजी और भाई के बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ा। पर उनको ये नहीं पता था कि उनका यही फैसला उनको इनविजिबल बैरियर खोजने में मदद करने वाला था। अब जैसे उनकी हालत सुधरते हुए दिख रही थी, अचानक से वॉलेस के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उनका बना बनाया फैमिली बिजनेस ठप पड़ जाता है। इस मुसीबत की घड़ी में उनकी मुलाकात हुई हेनरी वॉल्टर बेट्स से। बेसिकली बेट्स एक एंट्रोमोलॉजिस्ट थे, आसान भाषा में बताएं तो कीड़े मकोड़े के एक्सपर्ट। इस मुलाकात में उन्होंने वॉलेस को अपनी कला से परिचित करवाया, जिसके बाद दोनों ने इस जॉब को एक फुल टाइम बिजनेस तब्दील करने का फैसला लिया। उन्होंने देखा कि विक्टोरियन सोसाइटी में रेयर स्पीशीज़ के एनिमल्स और इंसेक्ट्स के काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे, और अगर वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते तो वॉलेस की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएंगी और उनका शायद बायोलॉजिकल वर्ल्ड में उनका नाम भी होगा। और इसीलिए 1848 में वॉलेस और बेट्स दोनों ने शिप लेकर रेयर स्पेसिमेंट कलेक्ट करने के लिए ब्राज़ील चले गए। ब्राज़ील में लगातार 4 साल स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जब वो अपने घर लौट रहे थे तब वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक रेयर टूकन को पकड़ा था जिसे उस समय तक किसी ने भी डिस्कवर्ड नहीं किया था।
यानी सिंपली अब उन्हें सब पहचानने लगेंगे। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उनके वापसी के दौरान सैडली उनके शिप में आग लग गई थी और उनके सारे स्पेसिमेंट्स जल गए थे, राख हो गए थे। उनका ये फेमस होना एक सपना ही बन के रह गया था। अब ये दिखने में एक बहुत मिस फॉर्ट्यून लग रहा हो, लेकिन यहीं से इनकी शुरू हुई थी इनविजिबल बैरियर खोजने की कहानी। हुआ यूं कि इस हादसे के बाद उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में 18 अप्रैल 1954 को इंग्लैंड से अपने दूसरे एक्सपीडिशन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ आल्पमिक मेलिगो की ओर निकल गए। इस एक्सपीडिशन में उनका फर्स्ट स्टॉप था सिंगापुर, जहां से वो आगे इंडोनेशिया छोटे से आइलैंड सुलावेसी आइलैंड पर जाने वाले थे। पर उनकी सुलावेसी की शिप छूट गई थी और उनको नज़दीकी बाली आइलैंड पर जाना पड़ गया। बाली पहुंचते ही उन्हें वो जगह इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने अपना उधर सर्वे चालू कर दिया और स्पेसिमेन कलेक्शन का भी काम शुरू कर दिया था। और उन्होंने पहुंचने के बाद उधर के प्लांट्स और एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया और उनकी वेराइटी, स्पीशीज और डाइवर्सिटी को कोड किया। तो जब उन्हें मेजरली स्पीशीज के जो एनिमल्स दिखे, टाइगर्स, राइनोज, एलिफेंट जैसे एनिमल्स और पैरेट, वुडपेकर जैसे बैटल एनिमल। कुछ महीनों के बाद रेयर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए बाली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर लॉम्बोक आइलैंड पर चले गए। एंड ही वॉज शॉक्ड। उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। उन्हें लगा कि वो कहीं टेलीपोर्ट होकर हज़ारों किलोमीटर दूर आ गए हों बाली से, क्योंकि वो शॉक्ड थे। ज्योग्राफी के मुकाबले ये आइलैंड सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था। इन पर पाए जाने वाले जानवरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इस नए आइलैंड पर बाली में मिलने वाले जानवरों का नामो निशान नहीं था। इंस्टेंट उन्हें वहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड्स, गुआला, प्लेटिपस ऐसे जानवर और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जैसे बर्ड्स भी दिखे। देखो, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में डिफरेंस होना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बाली और लोम्बोक दोनों ही आइलैंड्स हैं। बर्ड स्पीशीज़ में दिख रही डाइवर्सिटी, उनके पास कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं था। उन्हें लगने लग गया कि कोई इनविजिबल स्पिरिचुअल एनर्जी की ये लाइन जो पूरी ताकत से दोनों आइलैंड्स के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस ओवर करने से रोक रही है। इस इनविजिबल एनर्जी की लाइन को फिर उन्होंने नाम दिया द वॉलेस लाइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नई खोज को दुनिया से लाने से पहले वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो गए थे, और यही मलेरिया उनके लिए एक ब्लेसिंग डिवाइस रहा। मलेरिया के कारण बेड रिडन वॉलेस के पास दी वॉलेस लाइन के बारे में सोचने के लिए काफ़ी टाइम था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बिना किसी हाईटेक इक्विपमेंट के एक ऐसी हाइपोथेसिस जो ऑलमोस्ट वॉलेस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उनके अनुसार उनकी इमेजिनरी लाइन इज़ नथिंग बायोजियोग्राफिकल बाउंड्रीज फॉर्मेशन का रीज़न है पृथ्वी का ज्योग्राफिकल एवोल्यूशन। सिंपल शब्दों में पृथ्वी का पास्ट में हुए कुछ जियोलॉजिकल एल्यूशंस आज हमें ये बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। और इस मोमेंट पे उन्हें क्लिक हुआ, बाली में मिलने वाले सारे एनिमल्स लाइक टाइगर, राइनो, एलिफेंट सभी एशिया में पाए जाते हैं, और वहीं लोम्बोक में पाए जाने वाले जानवर लाइक मॉनिटर लिजर्ड्स, कैंगेरू, गुआला, प्लेटिपस ये सभी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस लाइन ऑफ रीजनिंग पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया बाली 360 मिलियन ईयर पहले हुए आइस ईज के समय एशिया से कनेक्टेड था और लोम्बोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए एशिया के एनिमल्स बाली तक और ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स लोम्बोक तक आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन इस एज के ख़त्म होते ही इनके बीच के लो लाइन एरिया में पानी भरना शुरू हो गया था और एनिमल्स वहीं उन आइलैंड्स पर फंसे रह गए। साथ ही उन्होंने ये नोटिस किया कि दोनों ही आइलैंड्स पर जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं। इन नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स में का प्रॉब्लम ये है, इनकी बॉडीज़ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स वो फ्लाइट के दौरान अपनी एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से खाने की खोज में सिर्फ वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था,
कि इन दोनों आइलैंड्स के बीच की दूरी 35 किलोमीटर्स है, जो इनके लिए तय करना नामुमकिन है। अब रही बात पानी में रहने वाले वेन्स की, उनकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद लिया डीप सी करंट्स। वॉलेस के हिसाब से इस रीजन में वॉलेस के हिसाब से काफ़ी डीप सी करंट्स हैं जनरेट होते हैं, जो इन एनिमल्स को ट्रैवल करने से रोकते हैं। इसका फोर्स इतना होता है कि ये इन एक्वेटिक एनिमल्स को ट्रैवल करने से रोकते हैं। एंड सो वी सम इट अप, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का अलग होने का रीज़न था दोनों आइलैंड्स का दो अलग अलग कॉन्टिनेंट से बिलोंग्स करना। बर्ड्स के अलग होने का रीज़न था उनका नॉन माइग्रेटरी होना, और एक्वेटिक एनिमल्स का अलग होने का रीज़न था डीप सी करंट। अब फ्रेंड्स, देखा जाए तो उनका ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉजिकल था, लेकिन कोई साइंटिफिक पैटर्न ना होने के कारण उनके ये वॉलेस लाइन को साइंटिफिक कॉलोनी ने मानने से इनकार कर दिया। नतीजा के साथ जो हुआ वो मेरे लिए भी डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था। ज़रा इसे देखो, ये चार्ल्स डार्विन लिखा गया 1866 में, जिसमें वो वॉलेस के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेस ने 1858 में उनको अपने इंडोनेशिया फाइंडिंग्स लिख के भेजे थे, यानी कि क्लियरली द ओरिजिनल डार्विन ने द ओरिजिनल ऑफ स्पीच वॉलेस की मदद से लिखी थी। देन जो आप देख सकते हो इस बुक में कहीं पर भी वॉलेस का जिक्र भी नहीं है। दरअसल वॉलेस ने अपने रिसर्च के दौरान एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, सेरेविक लॉ, इसके हिसाब से, जिसके अनुसार इनकी पहले वाली स्पीशीज सभी आखिरी स्पीशीज से कनेक्टेड होती है। इसके बारे में उन्होंने अपने पार्टनर डार्विन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि डार्विन उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। एंड इंस्टेंट डार्विन ने वॉलेस को धोखा देते हुए उसके इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव अपनी फेमस थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी पब्लिश कर दी, एंड द फादर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी अपने नाम पर दर्ज कर लिया। बट वॉलेस इस केस में अनलकी साबित हुए, क्योंकि इनके हाइपोथेसिस को प्रूफ प्लेट टेक्टोनिक्स उनके मौत के 50 साल बाद इजाद हुई, क्योंकि आज हम विश्वास करते हैं प्लेट्स टेक्टोनिक एनर्जी से मूव करती हैं, लेकिन उस समय ये कोई बिलीव नहीं करता था। प्लेट टेक्टोनिक्स का आसान मत अर्थ के लेयर्स का पोर्शन है, जो अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त से चला आ रहा है। वॉलेस के चल बसने के बाद जब ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी, वॉलेस का सबसे बड़ा हाइपोथेसिस बाली लैम्बॉक कि बाली एशिया से कनेक्टेड है और लैम्बॉक ऑस्ट्रेलिया से, ये सिंथेसाइज सच हो गया, क्योंकि जब साइंटिस्टों ने टेक्टोनिक प्लेट्स की आइडेंटिटी को, उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाली और लैम्बॉक आइस इंच के बाद ही अलग हुए, जो तेज डीप सी। बट अफसोस, प्लेट टेक्टोनिक पहले इस इजाद हुआ होता तो 1.2.5 लाख प्लांट स्पीशीज, 1500 इंसेक्ट स्पीशीज और 2 प्रोमिसिंग थियरीज देने वाले समबडी नोबडी बनकर नहीं रह पाते। एंड फ्रेंड्स, ये सही में ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है साइंटिस्टों के लिए। बार उनकी डिस्कवरी उस समय के हिसाब से इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, उसका क्रेडिट उन्हें उस टाइम पर नहीं मिल पाता। इनफैक्ट कोई भी उनकी बात को सही नहीं मानता, बट कुछ सालों बाद ये प्रूव हो जाता है उन्होंने जो इतने सालों पहले ये थ्योरी दी थी वो एक्चुअली सही है, और उन साइंटिस्ट को कभी भी ये अवार्ड नहीं मिल पाता उन थ्योरीज के। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।